जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 रीजनिंग एनालिसिस में 8 जुलाई 2024 का हमारा जो पेपर हुआ था शाम को 5:15 बजे से लेकर 6:15 बजे तक, यानी कि 8 तारीख की हमारी चौथी शिफ्ट के रीजनिंग का एनालिसिस का वीडियो है हमारा। और ये वीडियो हमारा 24वां वीडियो है। इससे पहले हमारे 23 वीडियो और आ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप एक बार उन वीडियो को भी अवश्य देखें, जिससे आपकी क्या है, अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही होगी किसी भी सवाल में तो वो परेशानी आपकी चुटकियों में दूर हो जाएगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ बिना किसी देरी के, बिना किसी फालतू बातों के हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा आज का, निम्न अक्षर समूह श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। इसमें हमें क्या करना होता है, पहले अक्षर की पहले अक्षर से तुलना करनी होती है। फिर डब्ल्यू की तुलना करेंगे हम टी से, फिर टी की तुलना करेंगे हम ओ से, और फिर ओ की तुलना करेंगे इधर हमारा प्रश्नवाचक पे जो पहला अक्षर आएगा उससे। तो सबसे पहले हमारे पास है बाई। बाई का क्रम हमारे पास कितना होता है, बाई का क्रम होता है 25। बिना इनके क्रम लिखे हम इनकी तुलना नहीं कर पाएंगे। फिर डब्ल्यू का क्रम कितना होगा, डब्ल्यू का क्रम हो जाएगा हमारा 23। फिर टी का क्रम हमारे पास हो जाएगा 20। फिर ओ का क्रम होगा हमारे पास 15। अब हमने एक क्रम लिख लिए हैं, तो अब इन क्रमों में हम देखेंगे क्या अंतर है। 25 और 23 में हमारा अंतर आ रहा है 2 का। 23 और 20 में अंतर आ रहा है हमारा 3 का। 20 और 15 में अंतर है हमारा 5 का। हमें दिख रहा है 2, 3, 5। तो इसके बाद हमारा कितना हो जाएगा, इसके बाद हमारा हो जाएगा 7। कितना होगा, 7। 7 हो जाएगा यहाँ पर। तो 15 में से जब हमारा 7 जाएगा तो यहाँ हमारा बचेगा कितना, 8। और 8 पे हमारे पास कौन सा अक्षर होता है, 8 पे होता है हमारे पास एच। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर 7 क्यों आएगा, तो यहाँ देख रहे हैं हम अभाज्य संख्याएं हैं, 2 है, 3 है, 5 है, फिर 2, 3, 5 के बाद अभाज्य संख्या होती है हमारी 7। इसीलिए हमारा यहाँ पर क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो पहला अक्षर मिल गया हमें एच। अब दूसरा अक्षर यानी कि बी। बी की तुलना करेंगे हम डी से, तो दूसरे अक्षर की तुलना करेंगे हम दूसरे अक्षर से। तो दूसरे नंबर पर हमारा अक्षर है बी। बी का क्रम होता है हमारे पास 2। फिर है डी। डी का क्रम हो जाएगा 4। फिर जी। जी का क्रम 7। फिर एल। एल का क्रम हो जाएगा 12। अब इनकी तुलना देखेंगे हम, 2 और 4 में अंतर आ रहा है हमारा 2 का। ठीक है, फिर 4 और 7 में अंतर है 3 का। फिर 7 और 12 अंतर है 5 का। ऊपर वाला अंतर लग रहा है 2, 3, 5। तो फिर यहाँ अंतर आ जाएगा हमारे पास कितने का, 7 का। ठीक है, 7 का अंतर आएगा तो 12 में जब 7 हम प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 19। कितना हो जाएगा, 19। 19 पे हमारे पास क्या होता है, एस होता है। तो हमारे पास 2 अक्षर आ चुके हैं, एच और एस। ठीक है, अब हम तीसरे अक्षर की तुलना करेंगे यानी पी। पी की तुलना हम करेंगे एस से। जब पी की तुलना हम एस से करेंगे तो पी का क्रम हमारे पास होता है कितना, 16। फिर एस का क्रम होगा हमारे पास 19। फिर क्यू। क्यू का क्रम होगा कितना हमारे पास, 17। ठीक है, फिर है टी। टी का क्रम होगा हमारे पास 20। इस तरीके से हमारा आ जाएगा। अब हम यहाँ क्या देखेंगे, इसमें यहाँ हमारे 2 नियम लगेंगे। 2 नियम कैसे लगेंगे, हमें दिख रहा है 16 के बाद 19 है, प्लस हो गया, लेकिन यहाँ माइनस हो गया। चूंकि हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास होगा कि प्लस, और जब वर्णमाला की श्रृंखला है तो इसमें प्लस और माइनस का नियम नहीं लगेगा। तो यहाँ हम संबंध लगाएंगे 16 का 17 से, प्लस का 1 छोड़ के, फिर 17 का 20 के बाद जो अगली संख्या होगी जो हमें निकालनी है उससे। तो जब 17 में प्लस 1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 18। और 18 पे हमारा अक्षर होता है आर। ठीक है, क्या होता है, आर। और 19 का संबंध हो जाएगा 20 से। इस तरीके से 20 का संबंध हो जाएगा इधर 18 के बाद जो संख्या आएगी उससे, लेकिन हमारे पास केवल 18 तक चाहिए। तो हमारा उत्तर आ जाएगा एच, एस और आर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा हमारा। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, बहुत ही सरल सवाल है। यदि नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो 9 के विपरीत फलक पर कौन सी रोमन संख्या होगी। ये हमारा 9 है, रोमन में हम 9 को ऐसे लिखते हैं आई एक्स के रूप में। तो हमें आई एक्स यानी 9 के विपरीत देखना है। तो 9 हमारा कहाँ है, 9 हमारा है यहाँ। इसके विपरीत हमारे पास संख्या हो जाएगी 8। ठीक है, भी ट्रिपल आई। क्या संख्या हो जाएगी, भी ट्रिपल आई, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ एक्स के विपरीत हमारा रहेगा क्या, भी आई, और भी डबल आई के विपरीत हमारा रहेगा भी। इस तरीके से इसमें विपरीत संख्या निकालते हैं हम। ठीक है, तो 9 के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, 9 के विपरीत हो जाएगा 8। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो एस के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। एस हमारा कहाँ है, एस हमारा है दूसरे फलक पर। ठीक है, एस के विपरीत हमारी संख्या हो जाएगी टी। कौन सी हो जाएगी, टी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पी के विपरीत रहेगी हमारी यू और क्यू के विपरीत रहेगी हमारी आर। इस तरीके से इस प्रश्न को हम हल करते हैं।
समझ में आ गया आप लोगों को। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दी गई आकृति में कितने अर्धवृत्त हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ अर्धवृत्त की आकृति क्या होती है। अर्धवृत्त हमारा इस तरीके से बनता है, ठीक है। अर्धवृत्त कैसे बनता है, ऐसे, यानी कि एक पूरा हमारा सर्कल है, इसको हम वृत्त बोल देंगे, और बीच में जब इसके लाइन खींचेंगे तो हमारा अर्धवृत्त हो जाएगा। यहाँ हमारे कितने अर्धवृत्त हैं, 1 और 2। तो अब हम अर्धवृत्त देखेंगे हमारे पास कितने हैं। पहला अर्धवृत्त जो होगा ना वो हमारा बन जाएगा इस तरीके से। तो पहला अर्धवृत्त हो गया, और दूसरा अर्धवृत्त बनेगा ए हमारा पूरा। तो 2 तो हमारे पास अर्धवृत्त ए वाले हो गए। अब तीसरा अर्धवृत्त जब हम देखेंगे तो तीसरा अर्धवृत्त बनेगा हमारे पास, तीसरा अर्धवृत्त बन गया, और एक चौथा अर्धवृत्त बन गया, ठीक है। और फिर एक जो बनेगा वो हमारा एक 5वां अर्धवृत्त बनेगा। तो कुल मिलाकर हमारे कितने अर्धवृत्त हो गए, तो अर्धवृत्तों की संख्या हो गई हमारे पास 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति निहित है और इसमें घूर्णन की अनुमति नहीं है। यानी हमारे पास ये जो आकृति दी है ना, इस आकृति को हमें देखना है इन 4 ऑप्शनों में से किस ऑप्शन में ये छुपी हुई आकृति है। तो हमें इस ऑप्शन में छुपी हुई आकृति की पहचान करनी होती है। अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में हमारा एक सर्कल है, फिर उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन है, फिर ऐसे लाइन है, और फिर ए वाला जो है कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। नीचे तक नहीं जाना है, यहाँ तक हमारा इस तरीके से ये प्रश्न आकृति मौजूद है ऑप्शन नंबर 4 में। तब हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। इस तरीके से हम ऐसे प्रश्नों को देखते हैं। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। हमारे पास 4 आकृतियां दी हैं और हमारे पास फिर 5वीं आकृति पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। तो हमें देखना है 5वीं आकृति हमारी क्या होगी। इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे सवालों में कोई भी एक लेटर या संख्या देख लेंगे जो हमारी प्रश्न में भी उपलब्ध है और जो हमें चारों ऑप्शनों में भी मिल रही है। तो यहाँ हम देख लेते हैं ओ, ठीक है। ओ के बारे में अगर देखेंगे तो सबसे पहले एक हम बनाएंगे बॉक्स, ठीक है। बॉक्स बनाएंगे तो बॉक्स में अब इसमें हम ओ के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले ओ है हमारे पास यहाँ पर, कहाँ है, यहाँ ओ है। फिर इसके बाद दूसरे वाले में यहाँ आ गया, मतलब कि यहाँ चला गया हमारा ओ, ठीक है। ओ हमारा यहाँ आ गया। फिर इसके बाद हमारा तीसरे में ओ कहाँ जा रहा है, इधर, मतलब तीसरे में ओ आ गया हमारा यहाँ, तीसरे में ओ यहाँ आ गया। फिर चौथे में हमारा चला गया ओ यहाँ पर, मतलब कि इस तरीके से हमारा ओ चला गया। तो ओ आ गया हमारा यहाँ। अब हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, आप लोग एक चीज़ देखेंगे अगर, तो घड़ी की दिशा में इसमें जाता हुआ दिख रहा है हमें। सबसे पहले घड़ी हमारी इस तरीके से घूमती है, तो ये यहाँ आ गया। फिर इसके बाद यहाँ चला गया, फिर इसके बाद ये यहाँ चला गया। फिर अगला जो ओ होगा ना वो हमारा यहाँ आएगा। कहाँ आएगा, जो सेकंड पोजीशन थी उस वाले में ओ आएगा हमारा। तो हमें देखना है अब ओ हमारा सेकंड पोजीशन वाली स्थिति में कहाँ आ रहा है, ओ हमारा यहाँ है, तो इसमें ओ हमारा यहाँ है। तो फिर हम कह देंगे कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे प्रश्नों में कोई भी एक लेटर या संख्या हम देख लेंगे जो हमें प्रश्न में भी मिल रही है और हमें ऑप्शन में भी मिल रही है। तो फिर हम उसी से तुलना करते चले जाएंगे चारों आकृतियों में, तो फिर 5वीं आकृति हमारे पास अपने आप आ जाएगी। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। यानी कि 60, 15 और 5, ठीक है। इसके बाद अगला है 96, 24 और 8। इन दोनों समुच्चयों में जो संबंध है वही संबंध हमारा इन 4 ऑप्शनों में से किस में है। तो इन दोनों समुच्चयों में हम सबसे पहले देखेंगे क्या संबंध है। तो यहाँ हमारा हो रहा है 5 × 3, ठीक है, तो हो गया हमारा 15। फिर 15 × 4 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 60। इसी तरीके से 8 का जब 3 गुना करेंगे तो मिलेगा हमें 24, और 24 का जब 4 गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 96, यानी कि 96। तो अब हम ऑप्शन ट्राई करेंगे तो 13 को जब हम 3 गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 39, लेकिन यहाँ हमारे पास है 36, तो पहला ऑप्शन गलत। फिर दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे 11 का 3 गुना करने पर हमें मिलता है 33, लेकिन यहाँ 39 है, तो फिर ए भी गलत। फिर तीसरे ऑप्शन में देखेंगे हम 13 का 3 गुना कितना होता है 39 हमारे पास बिल्कुल सही है। 39 को जब हम 4 गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 156, लेकिन यहाँ 159 है, तो फिर हमारा तीसरा ऑप्शन भी गलत। जब 3 ऑप्शन गलत हैं तो चौथा ऑप्शन हमारा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। 13 का 3 गुना 39 और 39 का 4 गुना 156, तो ऑप्शन नंबर 4 को फिर हम सही करेंगे। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर
दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। फिर से हमारा वही सवाल आ गया जो पहला वाला सवाल था। इस सवाल को आप लोग, बहुत सरल सवाल है, इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इस सवाल को आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में इस सवाल का उत्तर बताएंगे। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो श्रृंखला हमारे पास क्या दी है, सबसे पहले 138, 137, 140, 139, फिर 142। तो यहाँ हम देखेंगे कि पहले प्लस है, फिर यहाँ माइनस हो गया, फिर प्लस में जाएगा, फिर माइनस में जाएगा। तो जब भी ऐसा मिले तब आप एक छोड़ के देखा करें। तो 138 और 140 के मध्य संबंध है +2 का। 140 और 142 इनमें भी +2 हो रहा है। तो 142 और प्रश्नवाचक के बाद जो चिन्ह आएगी, वो संख्या आएगी, उसमें भी 2 का संबंध होगा, लेकिन हमें प्रश्नवाचक के बाद वाली संख्या नहीं देखनी है। अब हम देखेंगे 137 और 139 के बीच में, यहाँ भी हमारा 2 जुड़ रहा है। तो 139 और फिर प्रश्नवाचक में हम 2 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 139 में 2 जोड़ने पर 141। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, एक निश्चित भाषा में ए हैज बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए @ बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, ए एंड बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, और ए% बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो ई एंड पी @ डी प्रतिशत के हैज एल, उपरोक्त के आधार पर ई का के से क्या संबंध है। इन सवालों में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ई और पी के मध्य संबंध देखेंगे। ई और पी के मध्य संबंध के लिए हमें बीच का साइन देखना पड़ेगा। बीच में साइन हमारा है एंड, और एंड का अर्थ हमसे कह रहा है पत्नी का। तो ई पी की पत्नी हो जाएगी। फिर ई कौन हो जाएगी, ई हो जाएगी पी की पत्नी। तो ई को कर देंगे माइनस, पी को कर देंगे प्लस, और बीच में आ जाएगा वाइफ यानी कि डब्लू, पत्नी। फिर देखेंगे पी और डी के बीच में संबंध, बीच में है @ का मतलब है ए बी का बेटा है, यानी कि पी डी का बेटा है। तो पी हमारा क्या हो गया, डी का कौन हो गया, बेटा, यानी कि सन। ठीक है, सन माने पुत्र। इसके बाद देखेंगे डी और के बीच में संबंध, बीच में है प्रतिशत का अर्थ है पिता, यानी कि डी के का भी पिता है। डी कौन है, डी के का भी पिता है। तो यहाँ हम कर देंगे इसको प्लस, और डी के का भी पिता है तो यहाँ कर देंगे हम फादर, यानी के का पिता कौन है, डी। जब के का पिता डी है और पी का भी पिता डी है तो के और पी दोनों आपस में हो जाएंगे भाई। ठीक है, पी भाई हो जाएगा, के बारे में अभी पता नहीं है, तो पी इसका कौन हो गया, के का भाई। ठीक है, क्योंकि के और पी के दोनों के पिता कौन है, डी। तो के और पी आपस में भाई या बहन भाई या भाई बहन हो सकते हैं। फिर देखेंगे के और एल के बीच में संबंध, बीच में है हैज का मतलब है ए बी की बहन है, यानी कि के कौन है, के एल की बहन है। तो के को कर देंगे हम माइनस। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा हमारा एस, यानी कि सिस्टर। अब हमें क्या देखना है, ई का के से क्या संबंध है, ई के की कौन है। ठीक है, ई किसकी पत्नी थी, पी की, और के पी की कौन है, के पी की बहन है। ठीक है, पी जब भाई है के का तो के पी की बहन हो जाएगी। तो ई के की कौन है, भाभी हो जाएगी, यानी कि भाई की पत्नी। भाई की पत्नी को हम भाभी भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, 21 का संबंध एक निश्चित तर्क द्वारा 59 से है। 21 का संबंध 59 से है। ठीक है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 32 का संबंध 81 से है। 32 का संबंध किससे है, 81 से है। तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 29 का संबंध निम्न में से किससे है। तो 29 का संबंध हम देखेंगे किससे हो रहा है। तो पहले 21 और 59 के बीच में संबंध देखेंगे। 21 और 59 के बीच में संबंध है, 21 को हम करेंगे डबल तो हमें मिलेगा 42, और इसमें हम 17 और जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 59 मिल जाएगा। इसी प्रकार 32 को जब हम 2 गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 64, और 64 में जब हम 17 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 81। इसी प्रकार 29 को 2 गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 58। कितना मिलेगा, 58, और 58 में जब हम 17 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 75, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। इस तरीके से इसमें हम लॉजिक निकालेंगे। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। हमारे पास एक समीकरण दिया है
और 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रत्येक ऑप्शन में हमारे पास 2-2 संख्याएं दी हैं। तो हमें देखना है किन 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर हमारा मान 177 आएगा। तो पहले ऑप्शन से हम ट्राई करेंगे 2 और 72। 86 में जब 43 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2। ठीक है, फिर करेंगे हम प्लस करने के बाद 66 में करेंगे हम 33 का भाग, तो हमारे पास बचेगा 2। ठीक है, 2 का 2 में गुणा करेंगे, लेकिन 2 को हमें किससे बदलना है, 72 से। तो 2 का गुणा करेंगे हम फिर 72 में। ठीक है, 72 में गुणा हो गया, यहाँ हो गया हमारा प्लस, यहाँ 72 है तो 72 की जगह लिखेंगे हम 2, माइनस करेंगे 6 × 4 = 24। ठीक है, इसको जब हल करेंगे तो 72 दूनी हमारे कितने हो जाएंगे, 144। कितने हो जाएंगे, 144, और 2 146, और 2 148, कितना हो गया, 148। और 148 में से जब 24 हम माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 124। कितना मिलेगा, 124, लेकिन हमें कितना चाहिए, 177। तो हमारा 2 और 72 फिर सही नहीं होगा। फिर हम देखेंगे दूसरे ऑप्शन पर, दूसरे ऑप्शन को ट्राई करेंगे। जब हम दूसरे ऑप्शन में हमारे पास संख्याएं हैं 2 और 6, तो 86 में जब 43 का भाग लगाएंगे तो आएगा 2। उसके बाद 66 में 33 का भाग लगाएंगे तो आएगा हमारे पास 2, और 2 को हमें 2 की जगह 6 से बदलना है, तो 2 × 6 करेंगे तो आएगा हमारे पास 12। फिर यहाँ पर करेंगे हम 72 यानी कि 72, माइनस करने के बाद 6 को बदलना है 2 से, तो 2 × 4 बराबर हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, अब यहाँ सबसे बड़ा मान ही हमारा 72 है और सब छोटे छोटे मान है, तो हमें 177 कैसे ही नहीं मिलेगा, तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत। अब तीसरे ऑप्शन को देखेंगे, 43 और 2। 43 यहाँ है तो 86 में हम लगाएंगे 43 की जगह 2 का भाग। 86 में जब 2 का भाग लगेगा तो हमारा आएगा 43। ठीक है, 43 आ गया। उसके बाद 66 और 33, इन दोनों का जब हम गुणा भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। कितना आएगा, 2, और 2 के बाद हम गुणा करेंगे कितने का, 2 का, लेकिन 2 को हमें बदलना है 43 से, तो यहाँ हमारा गुणा हो जाएगा 43 का। फिर करेंगे हम प्लस करेंगे 72 का, 72 के बाद करेंगे -24। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लिखेंगे। फिर यहाँ 43 हमारा ए वाला हो गया, और 43 × 2 करेंगे तो हमारे पास हो गया 86। कितना हो गया, 86। जब हम संख्या लिखेंगे पहले 43 + 86 + 72 -24। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 और 6 8 और 3 11 की आएगी 1। इसके बाद 7 और 8 15 और 4 19। 19 के बाद बचेगा हमारे पास 1 यानी कि 20। तो 201 हमारे पास ये हो गया, इसमें से हम 24 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 177, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम हल करेंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा इनटू और डिवाइड को भी आपस में बदल दिया जाए तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। समीकरण हमारे पास क्या है, 34। सबसे पहले है हमारे पास 34। फिर हमें प्लस को किससे बदलना है, माइनस से। माइनस करेंगे हम 56 का। 56 का माइनस करने के बाद है इंटू। इंटू को बदलना है हमें भाग से। भाग करेंगे कितने का, हम 8 का। 8 का भाग करने के बाद फिर है भाग। भाग को हम बदल देंगे गुणा से। गुणा कर देंगे हम 2 का। 2 के बाद है माइनस। माइनस को बदल देंगे हम प्लस से। प्लस कर देंगे हम 16 का। इसके बाद हमारा क्या है, जब भी भाग और गुणा एक साथ मिले आपको तो इन दोनों का पहले करेंगे भाग। तो 56 में जब 8 का भाग लगाएंगे तो आएंगे हमारे पास 7, और 7 का जब 2 में गुणा करेंगे तो इस पूरे का मान हो जाएगा हमारा 14। 14 हो गया हमारा। उसके बाद है 34, माइनस लगाएंगे बीच में, प्लस का करेंगे हम 16। ठीक है, अब 34 में से हमारा 14 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 20। कितना बचेगा, 20, और उसमें 16 और जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 36, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही सरल सवाल है ये, आप मान के चलो तीसरी या चौथी कक्षा के सवाल हैं। ठीक है, वो आपको एसएससी कंपटीशन में पूछ इसीलिए रही है ताकि वो चेक कर सके आप कितना पढ़ के आए हैं और इन सवालों के लिए आप कितना टाइम लेते हैं। 10-10 सेकंड के सवाल हैं, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। फिर से हमारा वही वाला सवाल आ गया। इसमें भी हम क्या करेंगे, कोई भी 2 संख्याएं ऐसी लेंगे जिनमें भाग आराम से जा सकता हो। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देखेंगे, 23 और 43। ठीक है, तो 23 और 43। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 23 और 43 को बदलेंगे तो लिखेंगे हम 79। माइनस करेंगे हम 43 की जगह 23 का। फिर करेंगे यहाँ हम प्लस
23 की जगह लिखेंगे हम 43। 43 और 75 प्लस करेंगे 43 और 75 का। इन सवालों में आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। फिर करेंगे हम इंटू 3 का, ठीक है। माइनस करेंगे 30 में 15 का भाग लगाएंगे तो बचेगा हमारे पास 2। 2 का 4 से गुणा करेंगे तो बचेगा हमारे पास 8, ठीक है। अब 79 और 23 इसमें से जब हम माइनस करेंगे दोनों को आपस में तो बचेगा हमारे पास 56 यानी कि 56, ठीक है। अब करेंगे हम प्लस, तो 43 और 75, 43 और 75 हमारे पास कितने हो जाएंगे 118। 118 हो गया। इसका जब 3 में गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 354। 354 और 56 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा फिर 410। 410 में से 8 घटाएंगे हम तो 402, लेकिन हमें चाहिए 175, तो फिर पहला ऑप्शन हमारा गलत। फिर हम बदलेंगे 75 और 79 को। जब यहाँ आप देखिएगा 75 और 79 को जब आप बदलोगे तो 79 75 की जगह क्या हो जाएगा 79। तो 79 प्लस 23 करेंगे हम तो 79 प्लस 23 हमारा कितना हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा 102, ठीक है। 102 का हम 3 में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 303। अब 303 में कितना भी आप कम करो तो आपको 175 नहीं मिलेगा इन संख्याओं को जोड़ने के बाद, ठीक है। तो फिर हमारा यहाँ भी हमारा मान कम हो गया क्योंकि 79 की जगह हमें 75 करना है, तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा सही नहीं होगा। फिर हम देखेंगे तीसरे ऑप्शन को। तीसरे ऑप्शन में क्या है 3 और 4। जब 3 और 4 करोगे आप यहाँ तो 3 की जगह आपको 4 का गुणा करना है। 4 का गुणा करेंगे आप तो 75 और 23 आपके पास कितना होगा 8 और 9, ठीक है। 98 ये हो गया। 98 में आप 4 का गुणा करोगे तो 4 का गुणा करोगे तो आपको कितना मिलेगा 2 और कितना 9, 4 इंटू 9 बराबर 36। 36 और 3 मिलेगा 39, 392। यहाँ भी अगर आप इसको हल करोगे तो आप कितना भी घटा लो लेकिन आपका 175 नहीं आ पाएगा, तो फिर तीसरा ऑप्शन भी गलत। अब इसके लिए चौथा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है क्योंकि संख्या एक बड़ी या एक छोटी है। तो हम चौथे ऑप्शन को जब ट्राई करेंगे, चौथे ऑप्शन में क्या है 75 और 30, तो सबसे पहले लिखेंगे 79 में से हम 43 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 6 और 3, 36 ये हो गया हमारा। उसके बाद करेंगे प्लस, प्लस के बाद है 75 को हमें किससे बदलना है 30 से, ठीक है। तो 23 और 30 हमारा कितना हो गया 23 और 30 हमारा हो गया 53। कितना हो गया 53, और 53 में हम 3 का कर देंगे गुणा। 53 में 3 का कर देंगे गुणा। इसके बाद है माइनस 30 की जगह हमें लिखना है 75। 75 में 15 का भाग लगाएंगे तो आएगा हमारा 5। 5 में 4 का गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 20, ठीक है। अब हम देखेंगे 36 प्लस 53 इंटू 3 बराबर 159। कितना हो गया 159, माइनस करेंगे हम 20 का तो 159 और 36, 159 और 36 कितना हो गया 195, ठीक है। 195 में से जब हम 20 को माइनस करेंगे तो हमें 175 मिल जाएगा, तब हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे बस इन सवालों में आपको टाइम लग सकता है और वो पेपर में इसीलिए देता है ताकि आपको टाइम लगे। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को MN पर रखने पर बनेगा। MN हमारे पास एक दर्पण है, इसमें लेफ्ट वाला F राइट में आएगा और राइट का A हमारा लेफ्ट में आएगा सबसे पहले। तो हमारा A सब में दिया है तो पहला हमारा जो अक्षर है ना वो बिल्कुल सही है। A के बाद दिया है E को अब हम देखेंगे तीसरे ऑप्शन में सही दिया है तो इसको हटा देंगे हम। फिर E के बाद देखेंगे हम क्या है 5, तो 5 हमारा तीनों ऑप्शनों में दिया है, ठीक है। 5 के बाद है 9, 9 देखेंगे 9 हमारा पहले ऑप्शन में बिल्कुल सही है तो इसको हटा देंगे। अब बच्चे हमारे पास ऑप्शन 2 और 4। 9 के बाद अब हम देखेंगे 2 हमारा दूसरे ऑप्शन में क्या है उल्टा दिया है, उल्टा नहीं करना है हमें तो दूसरा ऑप्शन भी हटा देंगे। फिर हमारा ऑप्शन नंबर 4 बचा है वो बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से इनको हल करेंगे। बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि शब्द केमिस्ट्री के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। शब्द क्या दिया है हमारे पास, शब्द दिया है CHEMISTR और बाई। केमिस्ट्री शब्द दिया है, इस शब्द को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है तो वर्णमाला में सबसे पहले आता है हमारे पास C, ठीक है। C के बाद आता है हमारे पास E,
ई आ गया, ई के बाद आएगा हमारे पास एच, एच आ गया, एच के बाद आएगा हमारे पास आई, आई भी आ गया, आई के बाद आएगा हमारे पास एम, एम आ गया, एम के बाद क्या आना चाहिए, एम के बाद आना चाहिए आर, आर आ गया, आर के बाद आएगा एस, एस आ गया, एस के बाद आएगा टी, टी के बाद जो बचा है वो आएगा हमारा बाई। इस तरीके से वर्णमाला क्रम में हम व्यवस्थित कर लेंगे। वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब क्या है, ए से लेकर जेड तक जो अक्षर पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आता है उसको सबसे बाद में लिखेंगे। तो अब इसमें हम देखेंगे कितने अक्षरों ने अपना स्थान नहीं बदला है, स्थान अपरिवर्तित रहेगा, मतलब अपना स्थान नहीं बदला है। तो एक तो हमारा सी ने नहीं बदला है, दूसरा हमारा बाई भैया जो है ना, बाई भैया भी हमारे वही स्थान पर हैं। तो कुल कितने अक्षर हैं, कुल है हमारे 2 अक्षर, कौन, सी और बाई। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, इस प्रश्न में शब्द युग्म हैं जिनका एक दूसरे से एक निश्चित संबंध है, उस युग्म का चयन कीजिए जिसमें समान संबंध नहीं है। ठीक है, युग्म हमारा क्या है, पालन और अनुपालन, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। क्या है, एक दूसरे के विपरीत, या कह लो आप अपोजिट। ठीक है, विपरीत या अपोजिट। अब हमें देखना है इन चारों ऑप्शनों के अर्थ किसमें अपोजिट आ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा एकता और सद्भाव, दोनों का अर्थ एक ही होता है। ठीक है, दूसरा है हमारा व्यस्त और कार्यरत, इन दोनों को के भी अर्थ एक समान होते हैं। तीसरा है हमारा उत्सुक और इच्छुक, इनके भी अर्थ हमारे एक समान होते हैं। चौथा ऑप्शन है हमारा प्रसन्न चित्त और उदास, मतलब एक तो है हैप्पी और एक है सैड, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तब हम कहेंगे ऑप्शन चौथा जो है ना, चौथा युग्म वो हमारा बिल्कुल सही होगा। अब चौथा युग्म हमारे किस ऑप्शन पर है, चौथा युग्म हमारे दूसरे ऑप्शन पर है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम हल करेंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में डील, डी ई ए और एल को हम क्या लिखते हैं, 0, 3, 6 और 8। ठीक है, उसके बाद अगला है डीफ, डी ई ए और एफ, इसको हम क्या लिखते हैं, 2, 6, 3 और 0। ठीक है, डील को हमने लिख लिया है 0, 3, 6, 8 और डीफ को लिख लिया है 2, 0, 6, 3। अब हमें बताना है तो उस कूट भाषा में एफ को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ हम देखेंगे कॉमन हमारे पास डी है, तो यहाँ हमारे पास 3 कॉमन है, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। फिर हमारे पास ई कॉमन है, तो ई से हम क्या कॉमन कैंसिल करेंगे, ई से हम 6 को कैंसिल कर देंगे। फिर हमारे पास ए है, तो ए से हम 0 को कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास बचा एल और 8, एफ और 2। तो हमसे पूछ रहा है एफ को, तो एफ को हम 2 लिखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि शब्द फ्रेज के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम के रूप में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। शब्द हमारे पास दिया है फ्रेज, PRAISE। क्या शब्द दिया है हमारे पास, शब्द दिया है फ्रेज। अब फ्रेज को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले आएगा हमारे पास ए को लिख लिया हमने, ए के बाद आएगा ई आ गया हमारे पास, ई के बाद आएगा आई आ गया हमारा, आई के बाद आता है हमारा पी, वर्णमाला में पी आ गया हमारे पास, पी के बाद है आर के बाद आएगा बचा हुआ हमारा एस। अब हमें देखना है कितने अक्षर ऐसे हैं जिन्होंने अपना स्थान नहीं बदला है। तो सारे अक्षरों ने अपना स्थान बदल लिया है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 4, एक भी अक्षर का स्थान ऐसा नहीं है जिसने अपना स्थान वही का वही हो, सारे अक्षर अपना स्थान बदल लिए। तो फिर ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में LDWR क्या है हमारे पास, LDWR को NGU और Q, ठीक है, लिखा जाता है, और BFK और Z, इसको क्या लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं DII और बाई। तो हमें उसी कूट भाषा में बाई, T, G और X इनके बीच संबंध निकालना है। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये दोनों युग्म जो दिए हैं ना, इन दोनों में हमारा एक सा ही संबंध होता है। चाहे तो आप LDWR में देख लें या आप BFKZ में देख लें, दोनों में समय खराब होगा, इससे अच्छा आप किसी एक में देख लें। तो L का क्रम है हमारे पास कितना, 12, D का क्रम कितना है, 4, W का क्रम होगा 23 हमारे पास, और R का क्रम है हमारे पास कितना, 18। अब हम पहले अक्षर की पहले अक्षर से तुलना करेंगे। तो N का क्रम हो गया हमारे पास 14, G का क्रम 7,
यू का क्रम 21 और क्यू का क्रम 17। पहले अक्षर की पहले अक्षर से तुलना करने पर हम देखते हैं कि 12 का हमारे पास हो गया 14, यानी कि प्लस का 2। तो 22 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो जेड और ए, पहला अक्षर आ जाएगा हमारे पास ए। चूंकि ए हमारा केवल दूसरे ऑप्शन में है तो हम दूसरे ऑप्शन को ही टिक कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा बहुत ही सरल भाषा में। ठीक है, तो फिर ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे डी। डी का संबंध है जी से, तो +3 हो रहा है। तो टी में जब हम +3 करेंगे तो टी का क्रम होता है 20। तो 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23। 23 पे हमारा आएगा डब्लू। फिर हम देखेंगे डब्लू का संबंध यू से। 23 और 21 में -2 संबंध हो रहा है। तो 7 में हम जब 2 घटाएंगे तो आएगा 5 और 5 पे हमारे पास होता है ई। फिर हम देखेंगे चौथे का आर और क्यू, -1। तो एक्स से जब हम -1 जाएंगे, 24 से -1 तो हमारा हो जाएगा 23, यानी कि AWED। इस तरीके से इसको हम हल करेंगे। चूंकि हमें पहले ही अक्षर से आंसर पता चल गया था तो हम इतना बड़ा फिर ट्राई नहीं करेंगे, फिर उसी को हम टिक कर देंगे। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, नीचे दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को MN पर रखने पर बनेगा। अभी तक हमारे पास ऐसा दर्पण आ रहा था MN दर्पण, इस बार हमारे पास लेटा हुआ MN दर्पण आ गया। तो इसमें क्या होगा, G अपनी जगह पे रहेगा, F अपनी जगह पे रहेगा। बस इनके नीचे वाला हिस्सा जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर का हिस्सा नीचे आ जाएगा। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास G, लेकिन इसमें L दिया है तो इसको हटा दो सबसे पहले। ठीक है, फिर हमारे पास तीनों में G दिया है, तीनों में G दिया है तो हमारे पास फिर आएगा F। इस वाले में F हमारा गलत दिया है तो इसको हटा देंगे। फिर 2 और 4 बचा रहेगा हमारा। X बिल्कुल उल्टा और सीधा दोनों तरफ एक जैसा आएगा। फिर तीसरे में D, हमारा चौथा जो अक्षर है हमारा D, वो चौथे वाले ऑप्शन में बिल्कुल सही दिया है तो इसको हटा देंगे। बचा हुआ हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से इनकी हम पोजीशन चेक करते हैं और जो हमारा गलत होता जाता है उसको हम हटाते जाते हैं। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर STAUNCH को WXEYRGL से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार BLISS FPMWW से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए COWARD निम्न में से किससे संबंधित है। तो अभी हमने पिछला सवाल किया था, बिल्कुल उसी के जैसा है। तो चाहे तो आप इसमें नियम देख लें, चाहे आप इसमें नियम देख लें, दोनों में नियम हमारा एक समान ही लगेगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन से हम खेलेंगे। तो जब ऑप्शन से खेलेंगे तो पहला ऑप्शन हमें ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चारों में एक सा है, अंतिम भी हमारा चारों में एक सा है और सेकंड लास्ट भी हमारा चारों में एक सा है। फिर हम देखेंगे कहाँ तक, फिर हम दूसरे, तीसरे और चौथे को देख लेंगे क्योंकि 3 में हमारा ई है, चौथे में एफ है। तो अभी हम पहले थर्ड लास्ट को, यानी कि चौथे नंबर के अक्षर को ट्राई करेंगे। तो चौथा अक्षर हमारे पास कौन सा है, यू। यू का संबंध होगा 22 से। तो यू का क्रम कितना होता है, यू का क्रम होता है 21, 22 का क्रम होता है हमारा 25। तो यानी कि प्लस का 4 हो रहा है हमारा। तो यहाँ हमारे पास क्या है, ए में ए का क्रम 1 और ए में जब हम 4 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 5, यानी कि ई। ठीक है, 5 पे हमारा क्या होगा, ई। तो इसमें एफ है तो इसको हम हटा देंगे। अब बचे हमारे पास 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शनों के बाद अब हम देखेंगे दूसरा अक्षर। दूसरा हमारे पास क्या है, ओ। इसमें क्या है, टी। दूसरा अक्षर क्या है, टी। टी का संबंध क्या दिया है, टी का क्रम कितना होता है, टी का क्रम होता है 20 हमारा। ठीक है, 20 होगा तो 20 के लिए एक्स का क्रम होगा हमारा कितना हो, एक्स का क्रम होता है 24, यानी कि प्लस का 4। तो दूसरे से हमारा प्लस का 4 हो रहा है। तो जब ओ में हम प्लस 4 करेंगे, ओ का क्रम कितना 15, 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19, 19 पे हमारा होगा एस। तो फिर हम टी वाले को हटा देंगे। अब बचा हमारा केवल और केवल तीसरा अक्षर। तीसरे अक्षर में देखेंगे ए का क्रम 1, ई का क्रम 5, यानी कि +5 और +4 हो रहा है इसमें, तो +4 कर देंगे। तो डब्लू का क्रम कितना है, डब्लू का क्रम हमारे पास है 23। कितना है, 23। 23 में जब 4 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 27। 27 पे हमारा क्या होता है, ए होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम हल करेंगे और बढ़ेंगे अब अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारे पास, 4 अक्षर समूह दिए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक समान है और एक उनमें से असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। यहाँ भी हमें इनके क्रम लिखने हैं। क्रम हम क्या देखेंगे, सबसे पहले जेड और ए, 26 और 1 हमारा कितना हो गया, 27। ठीक है, फिर बी और एक्स, बी का क्रम 2, एक्स का क्रम 24, इसका क्रम हो गया हमारे पास 26। ठीक है, फिर देखेंगे एन और एम, एन का 14, एम का 13 दोनों मिलेंगे तो जुड़े हो जाएगा 27। फिर एन का 14, एम का 13 दोनों जुड़ के हो जाएंगे 27।
फिर टी का 20, जी का 7 दोनों मिलकर बनाएंगे 27। फिर एच का 8, एस का 19 दोनों मिलकर बनते हैं 27। फिर के का 11, पी का 16 दोनों हो जाएंगे 27। फिर क्यू का 17 और जे का 10 दोनों हो गए 27। अब आप खुद देखिए इनमें कौन सा अलग है। इनमें हमारा अलग आ रहा है पहला वाला, तो ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, 3 कथनों के बाद 1-2 क्रमांकित निष्कर्ष दिए हैं। आपको इन कथनों को सत्य मानना होगा, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हों। आपको निश्चय करना है कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों के अनुसार है। तो पहला कथन हमारा क्या कह रहा है, सभी जूते टाई हैं। तो पहले हम लिखेंगे जूते, और जूते पे हम ऐसा गोला बनाएंगे। इसके बाद लिखेंगे हम सभी जूते क्या हैं, सभी जूते हमारे क्या हो गए, टाई हो गए। ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा कथन कह रहा है हमारा, कुछ टाई पैंट हैं। तो कुछ टाई हमारे क्या हो गए, पैंट हो गए। तो टाई का इतना इतना हिस्सा हमारा पैंट हो गया। पैंट के बाद तीसरा क्या कह रहा है, सभी पैंट बटन है। तो सभी पैंट हमारे किस में चले जाएंगे, सभी पैंट हमारे चले जाएंगे बटन में। इसमें वो कुछ भी कह सकता है, उल्टा या सीधा, बस आपको तो उनको सत्य मानना है। अब पहला निष्कर्ष हमारा कह रहा है, कुछ बटन जूते हैं। बटन हमारे कहाँ तक हैं, यहाँ तक। बटन कहाँ है हमारे, यहाँ। ठीक है। और जूते हमारे रह गए यहीं तक। तो फिर इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो कुछ बटन जूते हैं नहीं है। दूसरा कह रहा है कोई टाई बटन नहीं है। अब आपको यहाँ देखना है, ये तीनों हमारे हैं प्लस में। ठीक है, प्लस में है, और ये दिया है माइनस में। तो प्लस वाले का माइनस नहीं होता है, तो फिर ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इस तरीके से हम कहेंगे ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 कथनों के अनुसार हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि ए का अर्थ भाग, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस है, तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। समीकरण दिया है हमारे पास 404। बी की जगह हमें लिखना है गुणा, गुणा करेंगे हम 2 का। 2 के बाद है डी, डी को लिखेंगे हम माइनस से, माइनस करेंगे 101 का। 101 माइनस करने के बाद है ए का भाग करेंगे हम, फिर लिखेंगे 101, और उसके बाद है सी, सी को हमें बदलना है प्लस से, प्लस कर देंगे हम 6 का। 6 प्लस करने के बाद इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 808। कितना मिलेगा, 808। माइनस करेंगे तो 101 में 101 का भाग लगाएंगे तो होगा हमारा 1, प्लस का हो जाएगा हमारा 6। ठीक है। इन दोनों का मान हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा, 5, और प्लस में मान होगा -1 में से +6 घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना, +5। अब यहाँ हमारा हो गया 808। तो 808 और 805 कितना हो जाएगा हमारा, 813। ठीक है। कितना हो गया, 813, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो 801 में से, वो 808 में से 1 को घटाएंगे तब आपको मिलेगा 807। ठीक है। कितना मिल जाएगा, 807, और उसमें से 6 जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 813। इस तरीके से भी आप इसको जोड़ या घटा सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया है तो कमेंट के माध्यम से हमको बताइए, हम आपको वो प्रश्न दोबारा से और अच्छे तरीके से समझाएंगे। हमारी यही कोशिश है कि आप अच्छे से समझें इसको और आपको पेपर में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप अपना प्रश्न हमें कमेंट में बताएं। हम कोई भी प्रश्न होगा रीजनिंग का तो वो उसका उत्तर आपको हम देंगे। ठीक है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।